नमस्ते बच्चों, आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले मार्ट साहब पर बहुत-बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हमें सत्र 2021-22 में कक्षा 10 की हिंदी साहित्य और हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक का नाम आप समझते हैं, अंतराय। हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक जो प्रथम पुस्तक है उसका नाम क्या है? अंतरा भाग 2 और अंतरा भाग 1 आप 11वीं कक्षा में पढ़ चुके हैं। उसमें विद्यापति कवि के 3 पद शामिल हैं। उन पदों की व्याख्या हम कल से करेंगे और उन पदों की व्याख्या पढ़ें उससे पहले ज़रूरी है कि हम विद्यापति के बारे में थोड़ा-सा जानें और जानना इसलिए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है क्योंकि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान के द्वारा जो पाठ्यक्रम जारी किया गया है उसमें या हम कहें कि प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है, नील पत्र जारी किया गया है, उस नील पत्र में ब्लूप्रिंट में एक सवाल ऐसा होगा जिसमें किसी एक कवि अथवा एक लेखक का साहित्यिक परिचय पूछा जाएगा। अर्थात साहित्यिक परिचय का अर्थ होता है उनके द्वारा रचित काव्य संग्रह या उनके द्वारा रचित रचनाएं, नंबर 1 बात, रचनाओं की भाषा, नंबर 2 बात, और रचनाओं का मुख्य विषय कि वो किन किन चीज़ों पर टिकी हुई हैं, उनका आधार उन रचनाओं का क्या है, तो उस पर उससे संबंधित एक प्रश्न आएगा। तो उसी परिप्रेक्ष्य में हमें विद्यापति के बारे में आज पढ़ रहे हैं, उनका जीवन और रचना परिचय। क्योंकि हमारे जो परीक्षा है उसमें रचना परिचय, साहित्यिक परिचय ही पूछा जाएगा, लेकिन जीवन परिचय में क्या होता है, एक तो उनका जन्म और मृत्यु, जन्म स्थान, उनके माता पिता का नाम यदि पता हो तो, अथवा उनके गुरु का नाम। तो ये 4-5 चीज़ें मुख्यतया हमें शामिल कर देनी चाहिए और जीवन परिचय यहाँ पढ़ने से फ़ायदा ये है कि हमारी थोड़ी-सी समझ उन कवि अथवा उन लेखक के विषय में बन जाती है। तो देखिए, जीवन परिचय से शुरू करते हैं। कवि विद्यापति का जन्म 1380 ईस्वी में वर्तमान समय के बिहार जिले के राज्य के मधुबनी जिले के बिस्पी नामक गांव में हुआ था और इनकी मृत्यु 1460 ईस्वी में हुई मानी जाती है। हालांकि यह जो जानकारी है यह अनुमानित है, मतलब अनुमान किया गया है, जो उस समय के साक्ष्य हैं, उस समय के राजा हैं, उन समय की रचनाएं हैं, उनके हिसाब से एक कसौटी पर कसकर तो हम कह सकते हैं कि ये ठीक-ठाक बैठता है। सीबीएसई ने यही मानी है, तो हमें भी यही इनके जन्म और मृत्यु की तिथि माननी है। इनके गुरु का नाम क्या था? पंडित हरि मिश्र। इनके उपनाम, इनके दूसरे नाम क्या कहे जाते हैं? इनको मैथिल कोकिल, मैथिली भाषा का कोकिल या कि कोयल, अभिनव जयदेव और कवि शिखर भी इन्हें कहा जाता है। इनके आश्रयदाता शासकों के नाम हैं 2, एक तो कीर्ति सिंह और दूसरे हैं शिव सिंह। शिव सिंह जो है वो मिथिला के राजा थे। कहाँ के राजा थे? मिथिला नामक प्रदेश के। और मिथिला कहाँ का प्रदेश है? बिहार का। और मिथिला में जो भाषा बोली जाती है उसे मिथिला धन ई से मैथिली बनाएंगे हम। उससे क्या बनता है? संस्कृत हिंदी के प्रत्यय वाला जो नियम काम करता है वहाँ ई की जो मात्रा होती है प्रथम पद के प्रथम वर्ण में या मूल शब्द के प्रथम वर्ण में जो मात्रा यदि ई ए ऐ की होती है तो ई प्रत्यय के जुड़ने से वह मात्रा ऐ में बदल जाती है। तो यहाँ भी यही हुआ, मिथिला धन ई से मैथिली बन गया। देखते हैं आगे, इनके काव्य भाषा क्या है, मतलब इन्होंने कौन सी भाषाओं में रचना कार्य किया है। तो काव्य भाषा इनकी 3 है। संस्कृत में भी इन्होंने अपनी रचनाएं लिखी हैं, इन्होंने मैथिली में भी लिखी हैं और इन्होंने अवहट में भी लिखी हैं। एक पहले जानकारी दे देते हैं, अवहट में क्या होता है? अवहट में हिंदी और अपभ्रंश, हिंदी और अपभ्रंश का जो संयोग है या जो मिला जुला रूप है उसे ही क्या कहा जाता है? अवहट कहा जाता है। अब आते हैं, बात करते हैं। तो संस्कृत भाषा में इनके द्वारा 2 रचनाएं अच्छी लिखी गई हैं, 2 प्रामाणिक मानी जाती हैं। एक तो पुरुष परीक्षा और दूसरा है लिखरावली। मैथिली भाषा में इनकी एकमात्र प्रसिद्ध रचना मिलती है और इसी रचना की वजह से विद्यापति हम कहें कि प्रसिद्धि के शिखर पर विख्यात हुए हैं, प्रसिद्धि के शिखर पर हैं या विख्यात हुए हैं या प्रसिद्ध हुए हैं। और अवहट में 2 रचनाएं मिलती हैं, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। अब देखिएगा बात क्या है, जो मैथिली भाषा में जो पदावली लिखी है, यह पदावली जिस प्रकार से रामचरितमानस लिखकर तुलसीदास प्रसिद्ध हुए उसी प्रकार से पदावली लिखकर विद्यापति प्रसिद्ध हुए। अब इन देखिएगा, ये 2 लाइन आप देख रहे हैं, इनका थोड़ा सा क्या महत्व है, वो महत्व क्या है वो देखते हैं। इन पंक्तियों का महत्व यह है कि यह जो संस्कृत है
इस संस्कृत में ये 2 रचनाएं लिखी गई और उनका रचनागत विशेषताएं क्या है, इन रचनाओं में क्या क्या चीज़ें हैं, इनमें संस्कृति के बारे में है, संगीत का वर्णन हुआ है, ज्योतिष विद्या का, दर्शन शास्त्र का, न्याय का, भूगोल एवं इतिहास है। इन सभी चीज़ों का वर्णन आप संस्कृत में लिखी हुई इन दोनों रचनाओं में प्राप्त कर सकते हैं। मैथिली भाषा में जो रचना लिखी गई है पदावली, इस पदावली में हमें लोक संस्कृति के दर्शन होते हैं, अर्थात लोग वहाँ की स्थानीय जो सभ्यता संस्कृति थी वहाँ के संस्कृति के दर्शन हमें पदावली में होते हैं। अवहट में क्या मिलता है, कीर्तिलता और कीर्तिपता का 2 रचनाएं हैं। अवहट में एक तो दरबारों का वर्णन मिलता है कि राजसी दरबारों में या राजाओं के दरबारों में किस प्रकार की व्यवस्थाएं होती थी, कर वसूली है या दरबार में यदि हो सकता है कोई षड्यंत्र इत्यादि रचे जा रहे हैं तो उन सब का वर्णन मिलता है। और एक अपभ्रंश भाषा का विकास क्रम आप वहाँ देख सकते हैं। अपभ्रंश का वर्णन भी हमें कहाँ मिलता है, अवहट में लिखी हुई दोनों रचनाओं में। अब चलते हैं इनके बारे में कुछ एक विशेष बातें हैं। जो पदावली के बारे में सबसे विशेष खास बात है वो यह है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जिन्हें छायावाद का महेश अथवा हम कहें कि इनको महाप्राण भी कहा जाता है, ने पदावली के गीतों की मादकता एवं लोक संपृक्तता का अर्थ होता है जनता से जुड़ाव के कारण से इसे नागिन की लहर कहा है। विशेष तथ्य क्या है, तो इनके बारे में, इनके साहित्य के विषय में, साहित्यिक परिचय में ये चीज़ें लिखनी आवश्यक है, जरूरी है कि विद्यापति के काव्य में लोक संस्कृति, दरबारों का सामंती वर्णन, अपभ्रंश काव्य परंपरा एवं तथा भक्ति एवं श्रृंगार रस की दमदार उपस्थिति मिलती है। प्रश्न आ जाता है कि विद्यापति के काव्य में कौन से रस की उपस्थिति मिलती है, तो भक्ति रस और श्रृंगार रस की। आगे दूसरे नंबर पे है कि पदावली में देश भाषा का प्रयोग हुआ है, इस कारण पदावली देश भाषा का मतलब है स्थानीय भाषा, मतलब और यहाँ देश भाषा से आशय क्या है, मैथिली। इसी कारण से देश भाषा की प्रथम रचना किसे, पदावली, और विद्यापति प्रथम कवि माने जाते हैं। देश भाषा का मतलब है स्थानीय भाषा। देश भाषा में रचित होने के कारण आज भी जनता द्वारा पदावली के गीतों को यथा समय गाया जाता है। जैसे कोई तीज त्योहार है या कोई उत्सव है, कोई पर्व है, उस समय। भाषा की दृष्टि से कीर्तिलता तथा काव्य सौंदर्य की दृष्टि से पदावली महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। विद्यापति अपरूप के कवि माने जाते हैं। विद्यापति को हिंदी साहित्य के आदिकाल एवं भक्ति काल का संधि कवि भी कहा जाता है। बच्चों, संधि का अर्थ होता है, संधि का अर्थ क्या है, जोड़। संधि का अर्थ क्या है, जोड़। इनका जन्म आदिकाल में हुआ और इनका निधन भक्ति काल में होता है। मतलब ये दोनों कालों में इनकी उपस्थिति रही थी। जीवन काल इनका शुरू होता है आदिकाल में और समाप्त होता है भक्ति काल में। डॉक्टर बच्चन सिंह के द्वारा इन्हें जातीय कवि कहा गया था और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने विद्यापति को श्रृंगार रस का सिद्धिवाक कवि कहा था, या के नाम से इन्हें पुकारा था। तो इस प्रकार से विद्यापति का परिचय पूरा होता है। बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और साथ ही कमेंट के माध्यम से हमें आपकी जो भी राय है, जो आपकी समझ है, उसके हिसाब से आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर अवगत करवाएं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए फिलहाल अनुमति दीजिए। नमस्ते, शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।